माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संगठन। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमारा जो टॉपिक था व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप और एकाकी स्वामित्व, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हमारा जो चैप्टर है इसमें हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना साझेदारी संगठन। साझेदारी का मतलब क्या है कि किसी के साथ साझा करना। ठीक है, किसी के साथ हाथ मिला लेना। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले कि साझेदारी संगठन जो होते हैं वो किस तरीके से बनती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, और एक कंपनी जब साझेदारी संगठन के थ्रू काम करती है तो उसको कौन कौन से कानूनी कार्यवाही पूरा करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आज हम सिर्फ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि साझेदारी संगठन क्या होता है। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है साझेदारी संगठन। ठीक है, 2.2। जब आप एक साझेदार के बारे में विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। साझेदार मतलब कि आप किसी को चुनना चाहते हैं। आप सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और आप ये चाहते हैं, हाँ, तो जैसे कि आप एक साझेदार को चुनना चाहते हैं। सपोज़ कि आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं और आप अपने बिज़नेस में किसी को पार्टनर बनाने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उसकी जांच करने में पूरा समय लगाइए। ठीक है, उसकी जांच पड़ताल मतलब कि क्या ये मेरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होकर आपके साथ सही से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या ये पार्टनरशिप डीड को सही से फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या ये कंपनी को हैंडल कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो एक साझेदार का चुनाव एक पत्नी के चुनाव की भांति होता है। जैसे कि हम अपनी पत्नी को उस तरीके से चुनते हैं जिससे उसमें सारी क्वालिटीज़ हो। ठीक है, तो वैसे ही हम एक ऐसे साझेदार को चुनना चाहिए जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो। ठीक है, कि अगर उस क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ही तो वो हमारे बिजनेस में काम कर पाएगा। ठीक है, हमारे बिजनेस को चला पाएगा, एक अच्छे पोजीशन पे ले जा पाएगा। जैसे कि अगर एक पत्नी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या अगर हम उसको सही प्रकार से नहीं चुन पाते हैं तो क्या होता है, आगे चल के वो रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप डीड भी जो होती है वो टूट जाती है आगे चल के। ठीक है, जल्दी में विवाह करके बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, आएगी, इन्होंने क्या बोला कि अगर आप जल्दी से विवाह कर लेते हैं बिना सोचे समझे किसी ऐसे इंसान से जिसको आप जानते तक नहीं, उसके बारे में आपने जांच पड़ताल की नहीं और आपने उसके क्या कहते हैं अच्छे और स्वभाव के बारे में जाना नहीं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, और तो इससे क्या होगा कि आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही दशाओं में शांतिपूर्वक विचार तथा निश्चितता जानकारी की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही दशाओं में कि आप चाहे शादी कर रहे हो चाहे बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है, दोनों ही दशा में आपको शांतिपूर्वक विचार करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्राय ये देखा जाता है कि जब भी किसी नई व्यवस्था का प्रारंभ होता है तो इसका आधार पुरानी व्यवस्था की सीमाएं होती है। देखो कि अगर सपोज आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हो तो आप एक बिज़नेस चला रहे हो तो आप अपने बिज़नेस को उस तरीके से चलाओगे ताकि आपने जो पिछली जो गलतियां दोहराई है उस गलती को आप दोबारा से उस बिज़नेस में ना करो। आप अपनी पुरानी चीज़ों को ही तो व्यवस्थाओं की सीमाओं को तो देखोगे ना कि मैंने इसमें कितना लाभ कमाया और इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार एकाकी व्यवसाय की अनेक सीमाओं जैसे कि पूंजी की कमी, मैंने आपको बताया था एकाकी व्यवसाय जिसमें एकल व्यक्ति होता है और उसमें क्या क्या उनकी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, तो उनमें क्या क्या लिमिटेशन होती है एकाकी बिजनेस में, आपको बताया था ना कि उसमें पूंजी की कमी होती है, कैपिटल्स उनका कम होता है क्योंकि वो अकेला व्यक्ति कितना कैपिटल लगा पाएगा, सीमित प्रबंध क्षमता आदि के कारण, सीमित प्रबंध क्षमता मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किस किस चीज़ को मैनेज करेगा और कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वो सारी आवश्यकता की वस्तु को पूरा कर ले खुद से। ठीक है, आदि के कारण साझेदारी व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, इसी वजह से ये क्या कहते हैं कमियों के कारण, इन सीमाओं के कारण ही कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया, साझेदारी व्यवस्था का जन्म हुआ।
एकाकी व्यापार प्रारंभ में अकेला ही व्यवस्था स्थापित करता है। कि आपको पता है कि एकाकी व्यापार कैसा होता है, जो अकेले ही चलता है। जैसा ही व्यवसाय का विस्तार होने लगता है, वो प्रबंधक की क्षमता को बढ़ाने के लिए वैतनिक प्रबंधक को नियुक्त कर लेता है। और जैसे उसका बिजनेस आगे चलता है तो वो क्या करता है कि वो मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर को हायर कर लेता है। ठीक है, वैतनिक मतलब सैलरी पे रख लेता है। ठीक है, और वित्त प्रबंध के रूप में ऋण लेकर काम चलाने लगता है। और इसको अब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करता है, लोगों से लोन ले लेता है और लोन लेकर अपना क्या कहते हैं मैनेजमेंट को चलाता है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला, लेकिन जब कोई एकाकी व्यावसायिक उपकरण एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है और प्रबंधक वो ऋण दोनों ही अपर्याप्त होने लगते हैं। कि जब कोई भी एकाकी व्यवसायी उस उपकरण सीमा से अधिक बढ़ जाता है और प्रबंधक व ऋण दोनों ही अपर्याप्त होने लगते हैं, तो एकाकी व्यापारी को अपने किसी कर्मचारी या तो बाहरी व्यक्ति को साझेदार के रूप में अपने साथ मिलाना पड़ता है। कि इन्होंने क्या बोला कि जब लोन ज़्यादा हो गया, ठीक है, कंपनी के मैनेजर को पैसे देने हैं, सपोज सैलरी देनी है या उसको कुछ जो भी चीज़ देनी है, ठीक है, और कंपनी अच्छे से चल नहीं पा रही, तो ऐसे में क्या करती है कंपनी, एक ऐसे व्यक्ति का हाथ चुन लेती है जो उसके कंपनी का एक जैसे बोलते हैं ना कि घर का एक खंभा होता है तो जिस पे घर टिका रहता है, तो वैसे वो एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेती है जो उसके बिजनेस को टिका सके। ठीक है, मार्केट में तो वो क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को साझेदार के रूप में हाथ मिला लेती है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामित्व एक व्यक्ति तक सीमित ना रहकर अनेक व्यक्ति में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यवसाय का जो क्या कहते हैं स्वामित्व है वो एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि सब लोगों में बट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग आ गए, मिल गए, उसके साथ बिजनेस करने लगे और इस प्रकार से व्यावसायिक संगठन के दूसरे मुख्य प्रारूप साझेदारी संगठन का जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी होता क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपको सीधी सी बात है कि साझेदारी, साझे मतलब किसी के साथ साझा करना, किसके रिगार्डिंग, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हम किसी के साथ समझौता कर रहे हैं। ठीक है, साझेदारी का अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते। ठीक है, कि अपनी मर्जी से दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं अपनी वैधानिक क्या कहते हैं वैधानिक कार्रवाई के थ्रू वो क्या कहते हैं एक दूसरे मतलब एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का फैसला करते हैं। ठीक है, व्यवसाय में वो सभी पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यताओं का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते। लोग क्या करते हैं, प्रबंधकीय योग्यता मैनेजमेंट का भी सही समूह तरीके से प्रयोग करते हैं और लाभ हानि को भी आपस में बांटते हैं। और व्यवसाय में दोनों आपस में जितने भी लोग मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं वो लोग आपस में इक्वल में क्या कहते हैं पूंजी को लगाते हैं। ठीक है, साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, अब आपको जो एग्ज़ाम में जो साझेदारी की जो डेफिनेशन है वैसे आती नहीं है, आपको कभी भी एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप साझेदारी का अर्थ ही लिख सकते हैं। ठीक है, कभी उसकी परिभाषा के लिए नहीं आता एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हमारा साझेदारी के आवश्यक लक्षण अथवा विशेषता। अब देखो इसके क्या क्या लक्षण है और इसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से साझेदारी के लक्षणों के दो भागों में विभक्त किया गया। मतलब अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसकी जो दृष्टि से साझेदारी को किन दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रथम वैधानिक लक्षण और द्वितीय सामान्य लक्षण। वैधानिक मतलब जिसमें कानून के थ्रू कार्रवाई की गई है। ठीक है, और द्वितीय लक्षण सामान्य नॉर्मल लक्षण है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा वैधानिक लक्षण। वैधानिक लक्षण में क्या है, एक से अधिक व्यक्ति का होना। ठीक है, मोर देन वन पर्सन। ठीक है, एक से मतलब एक भी व्यक्ति हो सकता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, किस में हो सकता है, साझेदारी में। ठीक है, किसी भी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दो होंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी ना। आप एक अकेले बिजनेस चलाओगे तो वो सोल प्रोप्राइटर हो गया, लेकिन आपके साथ आपका फ्रेंड मिलकर बिजनेस कर रहा है तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। या आपका तीसरा फ्रेंड आ गया, वो भी आपके साथ मिलकर काम चला रहा है, तो वो भी आपका पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति से अपना ही साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर रह जाए तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, कि अगर भविष्य में अगर साझेदारों की संख्या अगर घटती चली जाती है तो क्या होता है, साझेदारी जो होती है वो खत्म हो जाती है। सपोज आपका दोस्त ने कहा कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना, वो हट गया आपके बिजनेस से। दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे भी बिजनेस नहीं करना, वो भी हट गया आपके, तो बच गए आप, तो वो साझेदार जो होती है वो खत्म हो जाती है वहीं पे। ठीक है, साझेदारों की संख्या जो होती है 50 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें साझेदारी की संख्या कितनी हो सकती है, 50 से अधिक नहीं।
इसका मतलब 50 हो सकती है, 50 से आप ऊपर नहीं जा सकते। मतलब आपकी जो पर्सन लोगों की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 50 ही है, ठीक है। यदि साझेदारी की संख्या 2 से कम और 50 से अधिक हो जाए तो साझेदारों को अवैध घोषित कर देते हैं, मतलब ये इलीगल है, ठीक है। अगर 2 से कम है तो भी नहीं हो पाएगा और 50 से ज़्यादा है तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलीगल होगा, कानून के रूप में इसे मान्यता नहीं दी जाएगी साझेदारी को। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है व्यवसाय का होना, ठीक है। 2 या अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जाता है यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए, ठीक है। अब 2 व्यक्तियों को संगठित, मतलब 2 व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं और साझेदारी करते हैं तो हम तभी कह सकते हैं जब वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो रहे हैं। ये नहीं कि एक कह रहा है कि चलाना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं मुझे नहीं चलाना, तो वो वहाँ पे साझेदारी नहीं होगी, ठीक है। व्यवसाय का वैधानिक होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी दोनों के बीच में। कल को क्या पता कि प्रॉफिट हुआ, एक ने ज़्यादा रख लिया, एक ने कम रख लिया, तो इसीलिए वैधानिक कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी होता है इस पर, ठीक है। अनुबंधित संबंध, ठीक है। अब अनुबंधित संबंध क्या है? साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। अनुबंध मतलब उनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि तो हम दोनों जो है इतना इतना कैपिटल लगाएंगे, इतना इतना काम करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में एक अनुबंध हो जाता है। अतः साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अनुबंध नहीं होगा तो क्या कहते हैं लोग काम, मतलब एक दोनों मिलके काम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया? माइनर, ठीक है। और वैसा जैसे 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो अनुबंध नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सही क्या है, कैसे बुरा क्या है, बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। तो माइनर नहीं कर सकता, पागल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता। सपोज कि उसने कोई मर्डर किया है या वो कोई जेल गया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो कानून की नज़र में गलत है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति भी जो होते हैं वो क्या कहते हैं अनुबंध नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। धारा 30 के अनुसार एक आवेशक को साझेदारी में प्रविष्ट कराया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि में वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बनता क्योंकि वह केवल लाभों में हिस्सेदारी होता है। देखो कि उन्होंने एक लॉ पास किया है कि धारा 30 के अनुसार ये बोला गया है कि एक अवयस्क मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं साझेदारी में, मतलब हमारा किसमें साझेदारी में जा सकता है, साझेदारी में प्रवेश कर सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसका साझेदार नहीं होगा, पूर्ण रूप से वो पार्टनर नहीं होगा, लेकिन वो उस प्रॉफिट का उसका हिस्सा होगा, लाभ उसे नहीं देना, लाभ उसे मिलेगा, लॉस उसे बियर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना फ़ायदा हो रहा है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति छोटे एज का है, 18 साल से कम की उम्र का है, ठीक है, और वो किसी बिजनेस में साझेदार बनना चाहता है तो साझेदार तो बनेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं बनेगा क्योंकि लॉ के अनुसार ये कहा गया है कि वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है लेकिन लॉस में उसको कोई हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उद्देश्य इनका क्या होता है? लाभ कमाना तथा आपस में बांटना होता है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के परस्पर बांटना, ठीक है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कानूनी रूप से साझेदार नहीं हो सकती, ठीक है। अगर जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता वो कानून के नज़र में उसको साझेदारी नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाभ में हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कंपनी को 20% लाभ हुआ तो 10% एक पार्टनर रखेगा, 10% दूसरा पार्टनर रखेगा, ठीक है। परंतु हानि में हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं है। तब कोई साझेदार भी हो सकता है जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में सम्मिलित किए गए, जैसे कि अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं, जो मैंने आपको धारा के 30 में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्वामी एवं एजेंट का संबंध, प्रिंसिपल एजेंट एंड रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है? स्वामी एवं एजेंट के संबंध का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, कि देखो जिस प्रकार से एक स्वामी जो होता है वो अपने एजेंट द्वारा जो भी उसको अधिकार दिए गए उस अधिकार के थ्रू वो अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होते हैं कि मुझे अधिकार दिया गया है तो मुझे इस काम को सही तरीके से करना है, ठीक है। और अगर मैं कुछ भी गलती होती है तो इसका दायित्व किसके ऊपर जाएगा? उस काम करने के प्रति, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों में अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है, ठीक है। कि ठीक उसी प्रकार जो एक साझेदार जो होता है जो उसमें पार्टनरशिप करा है वो अपने कार्यों से अन्य जितने भी साझेदार होते हैं उन सबको भी बाध्य कर सकता है, रोक सकता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार स्वामी तथा एजेंट दोनों के रूप में होते हैं, मतलब ये लोग डबल रोल भी काम कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्ष्य में क्या होता है, असीमित दायित्व। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपने उसमें पढ़ी थी उनकी जो लायबिलिटी क्या होती है, क्या कहते हैं, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, आप वहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदार में प्रत्येक साझेदार का मतलब हर एक जो भी पार्टनर बना है उन सब का दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब अगर उस लोन लिया है कंपनी ने तो सबको भरना पड़ेगा। ठीक है, अन्य शब्दों में साझेदारी के सम्मत दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा। देखो कि अगर हम कहें कि अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उसमें 4 बंदों ने हिस्से दिए हैं और कंपनी डूब गई तो चारों बंदों को क्या कहते हैं, कंपनी की लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारी उसकी संपत्ति से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से अथवा सभी साझेदार के संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने के लिए अधिकार होता है। ठीक है, समझ आ गया। पृथक अस्तित्व नहीं होता, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या है, साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने साझेदारी की है वही लोग तो साझेदार है। उनके अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय ये कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। जो कानून वो लोग साझेदारी करेंगे। ठीक है, 5-6 जैसे सपोज 4 लोगों 4 फ्रेंड ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उन लोग ने साझेदारी की और वही उसके साझेदार होगा। ठीक है, तो जो कानून वो लोग वहाँ पे लागू करेंगे फर्म में वही रूल जो होगा वो उनके ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, अंत्य सदविश्वास। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, साझेदारों के मध्य अंत्य सदविश्वास का होना साझेदारी का आधारशिला है। क्यों? क्योंकि अगर आपस में ही क्या कहते हैं विश्वास नहीं करेंगे तो वो कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, इस विशेषता के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर ये अभाव है मतलब अगर विश्वास ही नहीं है एक दूसरे के बीच में तो क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगा। तो साझेदारी होगी ही नहीं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ सदविश्वास का अर्थ यह है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाले सभी बातों की जानकारी देंगे कि फर्म में क्या नुकसान हो रहा है, फर्म को कैसे प्रॉफिट पहुंचाना है। ये चारों मिलकर आपस में डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि कोई उसको छुपा रहा है उस बात को, इसमें गोपनीयता नहीं होती। ठीक है, यदि आवश्यकता हो तो किसी कार्य को करने से पहले अन्य सभी साझेदारों से सलाह करेंगे तथा अपने द्वारा किए गए सौदों को सच्चा विवरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, 4th पॉइंट कहता है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि स्पष्ट है कि साझेदारी का आधार आपसी विश्वास होता है। ठीक है, अतः कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि शेष सभी साझेदार सहमत ना हो जाए। सपोज कि 4 दोस्त थे, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 4 दोस्त थे। ठीक है, एक दोस्त को क्या कहते हैं 10% मतलब सपोज 40% का प्रॉफिट हुआ और उसमें से सभी दोस्तों ने तीनों ने 2 ने 20-20 का प्रॉफिट रखा। ठीक है, और एक ने 15 का प्रॉफिट रखा। ठीक है, और एक जो है उसको बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा है तो वो चाहता है उसको देने के लिए। ठीक है, जो तीसरा है वो चाहता है चौथे वाले को उतना ही इक्वल प्रॉफिट देने के लिए, तो वो तब तक नहीं दे सकता जब तक कि बाकी जो दोनों साझेदार जो है वो उनमें हाँ ना कर दे। ठीक है, तो उनकी हाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, सहमत होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, से सभी साझेदार नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे यदि वो उसको अपना विश्वास पात्र समझेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक अलग ही एग्जाम्पल दिया, आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साझेदारी के प्रकार। अब हमने पढ़ा कितने टाइप्स के प्रकार है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है। ठीक है, साझेदारी की प्रकृति के आधार पर उसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, साझेदारी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इसीलिए उसका विभाजन हमने अलग अलग तरीके से किया। जैसे पहला टॉपिक आता है हमारा सामान्य तथा सीमित साझेदार, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप कौन से होते हैं? सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि सामान्य साझेदारी में जो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरी ओर सीमित साझेदारों में साझेदार 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम सामान्य साझेदार तथा द्वितीय विशिष्ट साझेदार। ठीक है, सामान्य साझेदारों का दायित्व असीमित होता है जबकि विशिष्ट साझेदारों का सीमित। ठीक है, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ साझेदार है उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सामान्य साझेदार है उनकी जो लायबिलिटी है वो असीमित है, जैसे कि हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है,
सीमित साझेदारों में कम से कम एक साझेदार सामान्य अथवा असीमित दायित्व वाला होना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है कि सीमित साझेदार जो है उसमें कम से कम एक साझेदार ऐसा होना चाहिए जो असीमित दायित्व वाला होना चाहिए, जिसकी लायबिलिटी असीमित है, ठीक है, और उसको असीमित लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो कंपनी का कर्जा कहीं से भी चुकाए, ठीक है। ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी, ये क्या होती है? ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के स्थापित के लिए की जाती है, ठीक है। देखो ऐच्छिक मतलब पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, कि एक पार्टनरशिप जो है एक ऐसे टाइम में स्टार्ट की जाती है, ठीक है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल, एक ऐसा काल जो निश्चित ना हो के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है, ऐसा पार्टनरशिप, ठीक है। जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है, ठीक है, तथा उसे पूर्व निश्चित उद्देश्य को पूरा होते ही समाप्त हो जाता है। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो उस कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। वैध तथा अवैध साझेदारी, अब वैध और अवैध साझेदारी क्या होता है? लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है? यद्यपि साझेदार की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करना होता है। जो साझेदारी अपना कारोबार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करती है वो वैध साझेदारी कहलाती है। देखो यहाँ पे क्या है? वैध, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे कि कोई साझेदारी कर रहा है, कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है, कानून के लॉ को फॉलो नहीं करके, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वैध साझेदार, ठीक है। इसके विपरीत हमारा आता है निम्न दशा में साझेदारी अवैधिक अथवा गैर कानूनी मानी जाती है। देखो क्या बोला गया है? यदि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं जो भी पार्टनरशिप डीड बन रही है उनका जो स्थापना का जो उद्देश्य है वो गैर कानूनी तरीके से हो, ठीक है। साझेदारी का व्यवसाय सार्वजनिक नीति के विपरीत हो, सार्वजनिक सरकार क्या कहते हैं जो पब्लिक पॉलिसी है, जो पब्लिक की पॉलिसी है उन नीतियों से अलग हो। व्यवसाय का जो करने का, जैसे सपोज वो केमिकल का बिजनेस कर रहे हैं समाज में, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, ठीक है, तो वो अवैध है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सदस्यों की संख्या निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम या अधिकतम सीमा से अधिक हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, साझेदारी में कोई शत्रु देश का व्यक्ति साझेदार हो। अब कोई भी साझेदारी कर रहा है और उसमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जो देश का शत्रु हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी साझेदार हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? हमारा अवैध है, ठीक है, ये गैर कानूनी है। अब आता है हमारा साझेदारी का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि साझेदारी के क्या लाभ है और साझेदारी की क्या सीमाएँ हैं, ठीक है। तो पहला जो लाभ है, स्थापना में सुगमता, ठीक है, इजी फॉर मेंशन, ये बहुत इजी तरीके से हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे साझेदारी की स्थापना के लिए किसी तरह की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एकाकी व्यवसाय की भांति साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना के व्यय में अधिक नहीं होती, इसका स्थापना के लिए खर्चा ज़्यादा नहीं होता, अतः इसकी स्थापना सरलता से की जा सकती है, ठीक है। संतुलित निर्णय, बैलेंस डिसीजन, इसमें हम डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि चारों जो फ्रेंड है वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, आपस में मिल बात के बात कर सकते हैं, ठीक है। तो साझेदारी संगठन अनेक गुणों वाले व्यक्तियों का सम्मिश्रण होता है जिसमें अलग अलग क्वालिटीज़ वाले व्यक्तियों को रखा जाता है, ठीक है। तथा इसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्राय सभी साझेदारों की सलाह से लिए जाते हैं। इस प्रकार व्यवसाय में लिया गया प्रत्येक निर्णय संतुलित होता है, ठीक है। अधिक वित्तीय साधन, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाता है। एकाकी व्यवसाय में पूंजी की कमी का दोष पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक अकेला व्यक्ति कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय इस दोष से मुक्त होता है। कई साझेदारियों के वित्तीय साधन मिलाकर विशाल पूंजी का रूप धारण कर लेते हैं, इससे बिजनेस भी जो होता है वो प्रॉफिट की तरफ जाता है, ठीक है। जोखिम का बंटवारा हो जाता है, डिवीजन ऑफ रिस्क, हानि होने की दशा में एकाकी व्यवसाय की भांति सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एकाकी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो भी लॉस वगैरह या क्या कहते हैं हानि जो हो जाता है बियर करना पड़ता है वो सिर्फ एक बंदे को करना पड़ता है, ठीक है, बल्कि वो अनेक व्यक्तियों में विभाजित होते थे। लेकिन क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो भी रिस्क आ रहा है वो सभी लोगों में बंट जा रहा है, ठीक है। अतः अधिक जोखिम वाले व्यवसाय के लिए यह एक उपयुक्त व्यवस्था है, ठीक है। गोपनीयता, कंपनियों की भांति साझेदारी फर्म के खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। देखो कंपनियों की भांति जो साझेदारी फर्म जो होती है वो खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करती, इस प्रकार कंपनियों की अपेक्षा इसमें अधिक गोपनीयता रहती है क्योंकि इसमें जो भी कंपनी के में जो चल रहा है वो कंपनी तक ही सीमित रहता है, वो बाहर के लोगों तक नहीं फैलती, ठीक है।
साझेदारी की सीमाएं क्या? अब लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, असीमित दायित्व, इनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि सबको बियर करना पड़ता है, चाहे कंपनी कितना भी लॉस में क्यों ना डूब जाए, ठीक है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, इसमें हर एक जो साझेदार है सबका दायित्व अनलिमिटेड है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्वों के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से या बांटे हुए, ठीक है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारी उसकी संपत्ति से अधिक है। देखो, अगर कंपनी जो है वो बंद होने की दशा में आ गई है, ठीक है, और कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और उनके पास उतना प्रॉफिट नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से अथवा सभी साझेदार से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने के अधिकार होता है, ठीक है। तो जो लेनदार, जो कर्जे लेने वाला जो व्यक्ति है वो किसी एक व्यक्ति से भी पैसा ले सकता है या पूरे व्यक्ति से भी ऋण को वसूली कर सकता है। तो अगर वो एक व्यक्ति से पैसा लेता है तो वहाँ व्यक्तिगत आ जाएगा, और जहाँ वो पूरे व्यक्ति से पैसा लेता है तो वहाँ वो संयुक्त रूप से आ जाएगा, ठीक है। सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेस, साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी तथा उनकी ऋण लेने की क्षमता तक ही सीमित रहती है, ठीक है। कि साझेदारी व्यवसाय में जो वित्तीय साधन होते हैं वो साझेदारी की व्यक्तिगत पूंजी, उनकी खुद की पूंजी होती है, और उनकी ऋण लेने की क्षमता तक ही सीमित रहती है कि इतना ही वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय के विस्तार के समय वित्तीय साधन अपर्याप्त पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों के वित्त प्रदान करने की सीमा समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। कि जब व्यवसाय का विस्तार बढ़ जाता है तो उसमें पैसा लगने पड़ता है और पैसा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदार होते हैं उनके पास पैसों की कमी आ जाती है, सीमा समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। और एक सीमा के बाद नए साझेदारों को फर्म में ही सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक सीमा बाद क्या होता है कि जो नए साझेदार हैं उनको फर्म में शामिल नहीं कर सकते। अतः निरंतर विकसित होने वाले अथवा बड़े आकार वाले व्यवसाय के लिए साझेदार अनुपयुक्त होती है, ठीक है। समन्वय का अभाव, अब इसमें समन्वय क्या है? लैक ऑफ हार्मनी, ठीक है। अब क्या है? साझेदारी की सफलता आपसी समझ, बूझ, विश्वास एवं सहयोग पर निर्भर करती है, ठीक है। परंतु जहाँ भी अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ विचारों की भिन्नता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें झगड़े होने लगते हैं और समन्वय का अभाव हो जाता है। कई बार तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि साझेदार व्यवसाय असमय ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपसी लड़ाई झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। निरंतरता का अभाव, ठीक है। साझेदारी का अस्तित्व बहुत अनिश्चित होता है। जैसे यदि किसी फर्म में केवल 2 ही साझेदार है तो किसी एक साझेदार की मृत्यु, दिवाली या पागल हो जाने पर साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, ठीक है। इस तरह व्यवसाय का बंद होना एक सामाजिक हानि, सोशल लॉस, और इससे कर्मचारी व ग्राहकों को बहुत असुविधा होती है, ठीक है। जनता के विश्वास का अभाव, क्योंकि कंपनी की भांति साझेदारी व्यवसाय के वार्षिक खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, क्योंकि कंपनी की भांति जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लोगों तक नहीं पब्लिश किया जाता, उसी तरीके से जो साझेदारी बिजनेस के जो लोग होते हैं उनके फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो इस वजह से जनता उनके बारे में अच्छे से नहीं जान पाती, इसलिए जनता को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होती। कई बार लोगों के यह धारणा बन जाती है कि व्यवसाय ग्राहकों को लूटकर बहुत अधिक लाभ कमा रहा है। विशेषकर ऋणदाता वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी के अभाव में साझेदारी व्यवसाय को ऋण प्रदान करने में भी संकोच करते, कि उनको ये पता नहीं होता कि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति कैसी है, और इस कारण से वो उनको लोन भी नहीं देना पसंद करते, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक है। इसके बाद हम आगे पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स किस तरीके से काम करते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है, किस तरीके से पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक का चैप्टर जो है आपका यहीं तक ख़त्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, बट वो जो पार्ट होगा वो इसी चैप्टर का ही होगा, ठीक है। अभी हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा।